जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा करियर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बिहार बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 12th का जो पार्टनर सेक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट था, स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो। पर आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के ही प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसको ये एक ऐसे है। दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने के बाद हम इन दोनों लेसनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 को और मृत्यु 1948 ईस्वी को हुई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, इनको महात्मा गांधी को प्रमुख रूप से बापू या फिर राष्ट्र के पिता के नाम से जाना जाता है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी जो थे एक राजनेता से की अपेक्षा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया था। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और इस तरीके से इन्होंने भारत को आज़ाद कराने में मदद की थी। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक महात्मा गांधी पूरी तरीके से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। ही डाइड एट अ हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों मृत्यु कर दी गई, उनको मार दिया गया। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और उनका जो आर्टिकल उन्होंने मतलब महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए असंख्य लेख लिखे थे। एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और भिन्न भिन्न मौक़ों पर उन्होंने जो भाषण दिए थे, reveal him not only as the original thinker but also a great master of just idiomatic English। अर्थात महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के लिए जो असंख्य लेख लिखे और भिन्न भिन्न मौक़ों पर उन्होंने जो भाषण दिए वो ये दिखाता है कि गांधी जी केवल एक मौलिक विचारक ही नहीं बल्कि शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार भी थे, बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, प्रस्तुत का जो अंश दिया गया है, कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रस्तुत का जो अंश दिया गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो प्रस्तुत के ऐसे में महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता की जो ठोस नींव है उसके बारे में बातचीत करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो मतलब उस सभ्यता संस्कृति के बारे में बात करते हैं जिसने सफलतापूर्वक बदलते हुए समय का सामना किया, अर्थात मजबूत है तभी इसने समय के झोंकों को सहा है, और इसी की बात गांधी जी करते हैं। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। महात्मा गांधी कहते हैं आगे कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी देश की सभ्यता है, उसकी प्रवृत्ति सिर्फ विशेषाधिकार है, सिर्फ विशेषाधिकार को प्राप्त करना है, भौतिकवाद को बढ़ावा देना है। दोस्तों, भौतिकवाद का मतलब है यहाँ पर कि पैसों को ज़्यादा तरजीह देना, न कि आत्मा को, इमोशन को, थॉट को, फीलिंग्स को। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो सभ्यता इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देती है वह भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि उनकी सभ्यता यानी कि पश्चिमी देश की सभ्यता अनैतिकता को बढ़ावा देती है,
जो हमारी सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती। तो ये तो था राइटर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। दोस्तों, महात्मा गांधी ने इस एसे के माध्यम से भारतीय सभ्यता और पश्चिमी देश की जो सभ्यता है उसके बारे में तुलना किया है। पश्चिमी देश की सभ्यता को हम कह सकते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, और या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहेंगे। और अपने यहाँ की जो सभ्यता उसको बोलेंगे इंडियन सिविलाइजेशन या ईस्टर्न सिविलाइजेशन। पश्चिमी सभ्यता को हम न्यू सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, अपने यहाँ की सभ्यता को ओल्ड सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट द इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता विकसित हुई है उसको दुनिया में कोई पछाड़ नहीं सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। गांधी जी आगे कहते हैं कि कोई भी हमारी सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि सभ्यता का जो बीज हमारे पूर्वज बो करके गए थे उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, आइए देखते हैं। जैसे कहा कि रोम की सभ्यता खत्म हो गई। ग्रीक शेयर द सेम फेट, ग्रीक का भी कुछ यही हाल रहा। द माइट ऑफ फराउज वाज ब्रोकन, फारस देश की शक्ति जो थी वो भी खत्म हो गई, टूट के बिखर गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, परंतु चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। लेकिन भारत की जो सभ्यता थी वो टस की मस नहीं हुई। भारतीय सभ्यता की जो ठोस नींव थी वह इधर की उधर नहीं हुई। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम। आगे गांधी जी कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप के लोग सभ्यता और संस्कृति ग्रीक और रोम के लोगों से सीखते हैं। बताइए, मतलब यूरोप के लोग जो हैं सभ्यता संस्कृति का पाठ उन लोगों से सीखते हैं जिनकी अपनी सभ्यता खत्म हो चुकी है। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, मतलब उन लोगों से सीखते हैं जिनका अपना वास्तव में कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उन लोगों से सीखने के क्रम में गांधी जी आगे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उन लोगों से सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन लोग जो हैं इस बात की कल्पना करेंगे दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, मतलब कि जो गलतियां ग्रीक और रोम के लोगों ने की, मुझे पूरी उम्मीद है कि यूरोप के लोग इस गलती को नहीं करेंगे, इस गलती को नहीं दोहराएंगे, इस गलती से बचेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, कुछ इस प्रकार की दयनीय स्थिति है उन लोगों की। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, भारत की जो सभ्यता थी इमोवेबल रही, अटल रही, अडिग रही, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। इट इज अ चार्ज, चार्ज का मतलब है आरोप, अगेंस्ट इंडिया। दोस्तों, गांधी जी कहते हैं कि भारत के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर ये जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं एक आरोप लगाते हैं दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग जो हैं अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी होते हैं, एंड स्टॉलिड, और जिद्दी होते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट माई एनी चेंजेस। लेकिन ये बताइए, क्या उनके ऐसा कहने से हम लोग अपने आप में परिवर्तन करने वाले हैं? जी नहीं। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन सच कहूँ तो ये आरोप हमारी डिग्री के ऊपर है, हमारे मेरिट के ऊपर उठाया जाता है। What we have tasted and found, true on the anvil of experience, अनुभव की निहाई के आधार पर हम लोगों ने जिन चीज़ों का परीक्षण किया है और जिन चीज़ों को सच पाया है, we dare not change, तो हम लोग उन चीज़ों को कभी बदलने की हिम्मत नहीं करेंगे। Many thrust their advice upon India, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर बहुत सारे विदेशी हुकूमतों ने शासन किया,
तो बहुत सारे लोग आए, उन लोगों ने थ्रस्ट किया, अपना अपना ज्ञान दिया कि भारत को ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, एंड सी रिमेन्स स्टडी। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों ने अपनी सभ्यता संस्कृति के ऊपर आँच नहीं आने दिया, टस की मस नहीं हुई हमारी परंपरा। दिस इज हर ब्यूटी, और यही तो हमारे देश की खूबसूरती रही है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे उम्मीदों की किरण भी है। मतलब हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पहले विदेशी सभ्यताएं हमारे देश में आई, उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन हम लोगों ने उनके अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में भी हम लोग अपने आप को परिवर्तित करने वाले नहीं हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। अब सभ्यता क्या है, सवाल ये है यहाँ पे कि सभ्यता है क्या। तो सभ्यता जो है एक मूड ऑफ कंडक्ट है। सभ्यता आचरण और व्यवहार का एक तरीका है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो हमें कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि सभ्यता क्या है। तो सभ्यता वह आचरण है, जो व्यवहार मतलब वह तरीका है जो हमें हमारे कर्तव्य के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है, और हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे अपने देश को लेकर के हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको बताती है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड पैशंस। कहते हैं आगे टू ऑब्जर्व मोरालिटी मतलब नैतिकता के ऊपर जो है महारत हासिल कर लेना, मतलब कि अपने माइंड और अपने पैशन को, अपनी भावनाओं को काबू में कर लेना है, उनके ऊपर विजय हासिल करना। सो डूइंग, ऐसा करते हुए वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करते हुए हम लोग अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गांधी जी आगे कहते हैं, चूंकि महात्मा गांधी गुजरात से थे, तो गांधी जी कहते हैं क्या कि गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण से। इफ दिस डेफिनेशन भी करेक्ट, यदि उपर्युक्त की बातें जो मैंने की हैं सभ्यता संस्कृति के बारे में, मैंने जो भी बातें बताई हैं, यदि वो परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब भारत को, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, तब मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भिन्न भिन्न लेखकों ने अपने अपने तरीके से बताया है, दिखाया है। हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। तो मुझे ऐसा लगता है, गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मैंने भारतीय सभ्यता संस्कृति की परिभाषा प्रस्तुत की है, और हमारे देश के अन्य लेखकों ने भी जिस प्रकार से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के बारे में लिखा है, बताया है, तो हमें कहीं से किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम लोगों ने नोटिस किया है कि हमारा जो मन जो होता है एक बेचैन पक्षी के समान होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि हमारे मन को जितना ही मिलता है उससे भी कहीं ज़्यादा इसे पाने की चाहत होती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, मतलब हमारे मन को जितना कुछ मिलता है उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी चीज़ों की पाने की ख्वाहिश रहती है, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलने के बाद भी हमारी जो इच्छा पूर्ति है कभी ख़त्म नहीं होती है। मन मतलब कभी इच्छा की पूर्ति होती ही नहीं है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ज़्यादा हम लोग अपनी भावनाओं में खोते चले जाते हैं, द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, उतनी ही ज़्यादा हमारी इच्छाएं जो है बेलगाम होती चली जाती हैं। आर एंसेस्टर्स, शायद इसलिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज लोग थे, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेज, इसलिए उन लोगों ने हमारी इंटेलिजेंसेज के ऊपर, हमारी जो इच्छाएं थी उनके ऊपर एक सीमा लगा रखा था। दे सॉ, क्योंकि उन लोगों ने देखा था दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, क्योंकि उन लोगों ने देखा था, इस बात को महसूस किया था कि हो ना हो खुशी भी जो है काफ़ी हद तक मानसिक स्थिति को दर्शाती है, मेंटल कंडीशन को दिखाती है, दर्शाती है। 6वें पैराग्राफ में कहते हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी खुशी रहता है बिकॉज ही इज रिच, मतलब, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। गांधी जी कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो रिच है, जिसके पास पैसा है वो खुश है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है वो दुखी है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि अमीरों को अक्सर अनहैप्पी, उदास रहते हुए देखा जाता है।
द पुअर टू बी हैप्पी, और उनकी अपेक्षा जो गरीब लोग होते हैं उनको खुश देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। हाँ, ये बात सच है। गांधी जी कहते हैं कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। ये बात सच है कि लाखों लोग गरीब थे, लाखों लोग आज भी गरीब हैं, और लाखों लोग आने वाले समय में भी गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने हम लोगों को ये जो लग्जरियस लाइफ होता है, मतलब जो शानो शौकते वाली, जो सुख चैन वाली जो ज़िंदगी होती है, उनसे हम लोगों को अलग रखा, हमसे हमें दूर रखा। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने हजारों हजार साल पहले, जो हमारे पूर्वज खेत से बैलों के माध्यम से खेत जोतने का काम करते थे, उन लोगों ने उसे बचा करके रखा हुआ था। वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, तो हम लोगों ने भी जिस प्रकार से हमारे पूर्वज पहले झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, हम लोगों ने उसको रिटेन करके रखा हुआ है। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। जिस प्रकार की शिक्षा हमारे पूर्वज लोग ग्रहण करते थे, इंडिजीनियस एजुकेशन, देसी शिक्षा जिस प्रकार से हमारे पूर्वज ग्रहण करते थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। यहाँ तक कि उस वक्त, जिस वक्त हमारे पूर्वज लोग थे, तो हमारे पूर्वज जिस वक्त थे उस वक्त लाइफ कोडिंग कंपटीशन नहीं था, अर्थात जीवन का क्षरण करने वाली ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी। आज आप देखते हैं कि यदि किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं बन रहा है तो वो जाकर के कोई और कदम उठा लेता है। तो इस प्रकार की योग्यताएं पहले के लोगों के अंदर नहीं थी। ईच फॉलोड, क्योंकि प्रत्येक लोग जो थे पहले के, हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, जितने सारे हमारे पूर्वज थे लोग, तो प्रत्येक लोग जो थे अपने अपने बिजनेस को, अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए थे, अपने अपने धंधे में लगे हुए थे। एंड चार्ज्ड और रेगुलर वेजेज, जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो लोग अपना नियमित रूप से मजदूरी लेते थे, मजदूरी करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरीज। गांधी जी कहते हैं कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट। तो हमारे फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, इस बात को जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, कि यदि हमारा मन इस प्रकार की चीज़ों के पीछे लग गया तो वी कुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। तो यदि हम लोग इन चीज़ों के पीछे लग गए तो हम लोग इन चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे और अपने मोरल फाइबर को खो देंगे। मतलब हमारा जो नैतिक मूल्य है, हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसका परित्याग कर देंगे। दे देयर फॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस, इसलिए डिसाइडेड, इसलिए वे लोग काफ़ी गहन विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिए दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए उन लोगों ने वही कार्य करने चाहिए जो अपने हाथों से और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ, उन लोगों ने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, क्योंकि उन लोगों का ये मानना था कि हमारी वास्तविक खुशी, हमारी सच्ची खुशी अपने हाथों का और अपने पैरों का सही उपयोग करने में ही है। दे फर्दर रीजन, उन लोगों ने आगे तर्क दिया, आगे कहते हैं कि दैट लार्ज सिटीज वर स्नेयर, कि बड़े बड़े जो शहर हैं ना वो स्नेयर है, फंदे हैं, जाल हैं। एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। उन लोगों का मानना था कि बड़े बड़े जो शहर हैं ना जाल है, बाधा का, रुकावट का काम करते हैं, और लोग जो हैं नॉट बी हैप्पी इन देम, इनके साथ खुश नहीं रह सकते हैं, मतलब बड़े बड़े शहरों में खुश नहीं रह सकते थे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, कि शहरों में चोरों का जो है गैंग होता है, झुंड होता है, समूह होता है। रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग, मतलब जो चोर डकैत होते हैं इनका झुंड होता है, डाकू लुटेरे आते हैं, सब वेश्यावृत्तियाँ होती हैं, वाइस फ्लोरिशिंग होते हैं, जितनी सारी कुप्रथाएं, जितनी सारी बुराइयां हैं। गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज शहर जाने से बचते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति जो है शहर जाएगा तो इन सारी चीज़ों का, इन बुरी चीज़ों का शिकार हो जाएगा। इन देम एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन,
और यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति सही सलामत रहा भी तो उस गरीब बेचारे आदमी को, उस गरीब आदमी को अमीरों के द्वारा लूट लिया जाएगा। देवर देयर फोर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव में ही संतुष्ट थे, खुश थे। दे सॉ, उन लोगों ने ये भी देखा, दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स वर इन्फीरियर टू द सॉर्ड ऑफ इथिक्स, हमारे पूर्वजों ने ये भी देखा कि जो राजा थे और तो मतलब राजा महाराजा जो थे, उन राजा महाराजाओं की जो तलवार थी, जो एथिक्स था, जो नियम शास्त्र था, जो नीति शास्त्र था, तो उस नीति शास्त्र के आगे इनकी तलवार जो है फीकी पड़ जाती थी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरिजन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, क्योंकि उन लोगों ने ये देखा था कि जो ऋषि मुनि थे, जो फकीर लोग थे, तो इनके आगे, नीति न्याय शास्त्र के आगे जो राजा महाराजा थे, इनकी तलवार फीकी पड़ जाती थी। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, तो कुछ इस प्रकार का राष्ट्र था हमारा। इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, तो इस प्रकार का देश था हमारा कि हम लोग दूसरों को सिखाते थे, न कि दूसरों से सीखते थे। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोर्ट कचहरी नहीं था, हमारे पास अपना कोर्ट था, लॉयर्स भी थे, वक्ता भी थे, वकील भी थे लोग, एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर वैद्य भी थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन ये जितने सारे लोग थे, चाहे लॉयर हों, डॉक्टर हों, ये सब लोग सीमा के दायरे में थे, इनकी एक सीमा सीमित थी। आज देखिए इसके बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। एवरीबॉडी न्यू, क्योंकि हर व्यक्ति ये बात जानता था दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, हालांकि ये बात भली भांति लोग जानते थे कि प्रोफेशन तरीके से देखा जाए तो ये जॉब जो थे उतने मतलब उतना सुपीरियर नहीं था। मोर एवर, इसके अलावा दीज वकील्स एंड बैंस डिड नॉट रॉब पीपल, इसके अलावा ये वकील जो थे लोग, ये जो वैद्य लोग थे, ये लोगों को लूटते नहीं थे, रॉब नहीं करते थे। देवर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, क्योंकि इन लोगों को लोगों का आश्रित माना जाता था, अर्थात ये लोग जो थे, ये प्रोफेशनली जो लोग थे, ये लोग इन मतलब आम आदमी के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, निर्भर रहते थे। नॉट देयर मास्टर्स, इन लोगों को जनता का नौकर समझा जाता था, न कि जनता का मालिक। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, न्याय काफ़ी हद तक सीमित था, सही था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और सबसे प्रारंभिक नियम ये था कि गांव के लोग जो थे कोर्ट को अवॉइड करते थे, मतलब गांव में यदि किसी प्रकार का कोई मसला होता था तो उन मसलों का निपटारा जो है गांव के जो शिक्षित वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, उन मुकदमों का निपटारा कर देते थे, निदान कर देते थे लोग। देयर वर नो डाउट